ड्रैकुला ने वेलमॉक को तो हरा दिया था, लेकिन इस जंग के अंत में वो खुद भी हार गया था। ब्लड। वो पूरी तरह से ऐवान बन चुका था। उसका दिमाग अब बस एक ही बात सोच पा रहा था और उसकी सेंस अब बस एक ही चीज ढूंढ रही थी, ब्लड। ड्रैकुला की वो दहाड़ पूरे किले में गूंज उठी और राजकुमार दामोदर राव के कमरे की तरफ बढ़ते रानी लक्ष्मीबाई के कदम रुक गए। हाँ? वो क्या था? वो आवाज तो उधर से ही आई है जहाँ दामोदर का कक्ष है। नहीं, वो किसी खतरे में तो नहीं। मुझे जल्दी चलना चाहिए। रानी का सोचना गलत नहीं था। दामोदर राव की जान खतरे में थी, क्योंकि ड्रैकुला की नाक ने उसकी रगों में दौड़ते खून की गंध ढूंढ ली थी। ब्लड, young blood, thirsty। ड्रैकुला की नजर रूम के दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उसकी आंखों में एक हैवानियत भरी चमक आ चुकी थी। उसके नुकीले नाखून वाले हाथ दरवाजे खोलने के लिए आगे बढ़ गए, मगर दरवाजे के पास पहुंचते ही वो रुक गया। उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, तुम खून पीना नहीं रोक सकते व्लाद, लेकिन तुम किसका खून पियोगे ये तय करना तुम्हारा निर्णय है। ड्रैकुला के हाथ रुक गए, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग के अंदर एक और आवाज विस्फोट कर बैठी, नहीं व्लाद, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और मिटा लो अपनी भूख। Yes। नहीं व्लाद, तुम इससे बेहतर कर सकते हो। कब तक इस खेल में दूसरों का मोहरा बनते रहोगे ड्रैकुला? आगे बढ़ो और खून पियो। तुम्हारा शिकार बस इस दरवाजे के पार है। Lord, you're a good man. Can you please shed this violence? No। Lord Dracul, go ahead, feast on the blood। क्या तुम इतने कमजोर हो व्लाद कि एक बच्चे का खून पियोगे? क्या कर रहे हो ड्रैकुला? क्या तुमने कुछ भी नहीं सीखा? क्या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया? क्या मुचकुंडा की कहानी से तुमने कुछ नहीं सीखा? क्या एनकीडू के हश्र में तुम्हें सच नहीं दिखा? ध्यान से सोचो ड्रैकुला और समझो इस खेल को। आगे बढ़ो और बुझा लो अपनी प्यास। ड्रैकुला के दिमाग में एक के बाद एक कई विस्फोट हो रहे थे। उसका एक हाथ दरवाजे पर था और उसके और दामोदर राव के बीच बस एक निर्णय भर की दूरी थी। मुझे खून चाहिए। I need blood। हाँ, पर एक बच्चे का? Feast on his blood। Go ahead, Vlad Dracul। शिकार करो। No, my love, no! इस खेल को समझने की कोशिश करो ड्रैकुला। आगे बढ़ो। ड्रैकुला की अंतड़ियां कुलबुला रही थी, मगर दिमाग में बज रही घंटियां उसको ना आगे बढ़ने दे रही थी और ना वो पीछे हट पा रहा था। लेकिन उसकी इस कंडीशन ने एक माँ को इतना समय दे दिया था कि वो अपने बच्चे को बचा सके। वहीं रुक जाओ। ब्लड। ड्रैकुला का ध्यान रानी की तरफ चला गया और अब उसके सामने एक नया शिकार था। प्रोफेसर व्लाद, I need your blood। ड्रैकुला पर खून की भूख इस कदर हावी हो चुकी थी कि वो रानी को पहचान ही नहीं पा रहा था। उसके लिए वो इस समय बस एक शिकार थी, लेकिन रानी, वो इस समय बस एक रानी या एक योद्धा नहीं थी। इस समय वो एक माँ थी, और एक माँ अपने बच्चे के लिए शैतान तो क्या, भगवान से भी भिड़ सकती है। झांसी के अंधेरे से दूर
ओमकार और बिजली एक नए खतरे की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते दोनों एक खंडहर के पास आ चुके थे और अब वो उसके अंदर आगे बढ़ रहे थे। बिजली, तुमने अभी बताया कि तुम्हारा परिवार इस कंकाल धाम की रक्षा करता है, पर शायद तुम अकेली हो। तुम्हारे परिवार का क्या हुआ? ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास इतना समय तो है ही, जब तक कि अगला खतरा या पहेली हमारे सामने नहीं आती। ठीक है, तो सुनो। मेरी कहानी शायद उतनी रोशनी नहीं रखती जितनी ये मशाल। जब मैं 7 साल की थी, मेरे माँ बाप को एक अजीब बुखार ने घेर लिया। कोई दवाई काम नहीं आई, कोई झाड़ फूक काम ना आया। एक रात वो बस चले गए। रह गए तो बस हम दोनों, मैं और मेरा जुड़वा भाई हेमू। बिजली की आवाज में दर्द था, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत भी छुपी हुई थी। ओमकार उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान उसके चेहरे पर भी था। मशाल की रोशनी में बिजली की गेहुआ रंग की त्वचा चमक रही थी और उसकी आंखों में एक गहरा समुंदर सा दिखाई दे रहा था। ओमकार के दिल में एक अजीब सी कशिश जाग उठी, जिसे वो पहचानता नहीं था। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज, उसकी आंखें जैसे मुझे खींच रही हैं। मैं यहाँ एक जरूरी काम के लिए आया हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरा ये दिल क्यों उसकी कहानी में उलझ रहा है। ये क्या था? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। दोनों अलर्ट होकर एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हो गए और चारों तरफ देखने लगे। खंडहर की टूटी दीवारों और उस पर चढ़ी हुई बेलों के अलावा वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। ओमकार आंखें गड़ाए हुए हर तरफ देख रहा था। तभी अचानक दीवार के ऊपर से एक साया उसके सामने कूदा और ओमकार की हंसी निकल गई। ओ तेरी, ये तो बिल्ली थी, काली बिल्ली। हम दोनों बेकार में ही परेशान हो रहे थे। उस काली बिल्ली ने एक बार ओमकार की तरफ देखा और कूदकर दीवार के दूसरी तरफ चली गई। क्या नाम बताया तुमने? ओमकार की ही तरह नागलोक में तक्षक भी हैरान था। रूट ने उससे जो बात कही थी, वो सुनकर उसके कान खड़े हो गए थे। ड्रैक्युला, काउंट ड्रैक्युला। ड्रैक्युला? तुम वही ड्रैक्युला हो जिसने बलौर को? हाँ, मैंने ही मारा था बलौर को। नागेश से मैंने बलौर की पूरी स्टोरी सुन ली थी और अब वही डिटेल्स मुझे अनंत शेष की केंचुली दिलवाएगी। बिकॉज आई एम डगलस रूट। बाय हुक और बाय क्रुक आई गेट द जॉब डन। रूट तक्षक को एक झूठी कहानी में उलझा रहा था और तक्षक को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ड्रैक्युला ने बलौर को मारा क्योंकि बलौर एक अपराधी था, एक भगौड़ा, जिसकी वजह से हम नाग सदियों से शर्मिंदगी से छुपकर जीने को मजबूर थे। पर तुमने नाग लोक आकर निर्दोष नागों को मारा है। तुम ड्रैक्युला हो ही नहीं सकते। हो सकता है। वैसे तुम्हें ड्रैक्युला के बारे में क्या पता है? यही कि वो अंधेरी दुनिया का राजा है और वो बहुत शक्तिशाली है, इतना कि बलौर को मार दे। तो तुम्हें मेरी ताकत देखनी है? ठीक है, तो देखो। रूट ने दोनों हाथों से जेल की सलाखों को पकड़ लिया और इससे पहले कि तक्षक कुछ समझ पाता, उसने पूरे दरवाजे को उखाड़ फेंका। कहो, क्या इतनी ताकत काफी है या कुछ और देखना चाहते हो? तक्षक हैरान था, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ये बात तो सच है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि तुम ही ड्रैक्युला हो। मैं ऐसे कई नाग योद्धाओं को जानता हूं जो ये कर सकते हैं, जिसमें से एक मैं खुद हूं। अच्छा, तो ये बात है। वेल, तो तुम्हें शायद मेरी यानी ड्रैक्युला की सारी पावर्स, ताकत के बारे में पता नहीं है। एक काम करो, अपने एक सैनिक से कहो कि मुझ पर वार करें अपनी तलवार से। परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तक्षक ने अपने साथ खड़े नाग सैनिक को इशारा किया और अगले ही पल उसने अपनी तलवार निकाल ली।
उसने दौड़कर अपनी तलवार रूट के पेट में घुसा दी और जैसे ही उसने तलवार वापस निकाला, तक्षक की आंखें खुली की खुली रह गई। रूट के घाव देखते ही देखते पूरी तरह से भर चुके थे। क्यों राजा तक्षक, क्या अभी भी डाउट है कि मैं ही ड्रैकुला हूँ? नागलोक में हमने सिर्फ ड्रैकुला का नाम सुना है, क्योंकि वो ऊपर धरती पर रहता है। यहाँ सब उसके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसने हमारे माथे पर लगे सबसे बड़े दाग को मिटाने का काम किया है। पर तुम्हारे इतना कहने के बाद भी ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि तुम ही वो ड्रैकुला हो जिसने बलौर का अंत किया। और अगर तुम वही हो तो सवाल ये उठता है कि तुम यहाँ नागलोक क्यों आए, और यहाँ आने के बाद तुमने निर्दोष नागों की जान क्यों ली? क्योंकि वो निर्दोष नहीं थे। क्या मतलब? बलौर अकेला नहीं था, वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र प्लान कर रहा था, कुछ ऐसा जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी। बोलते बोलते रूट ने पास में खड़े सैनिक को पकड़ लिया और घूमकर उसको अपनी गिरफ्त में जकड़ते हुए अपनी दांत उसकी गर्दन में उतार दिया। तक्षक अचानक हुए इस घटनाक्रम से सकते में आ गया, जबकि उधर रूट उस सैनिक का खून पीते हुए बोला, जिन्हें मैंने मारा वो सब तुम्हारे दुश्मन थे, नागलोक के गद्दार, बिल्कुल इस सैनिक की तरह। तुम्हारा नागलोक खतरे में है तक्षक, क्योंकि बलौर भले ही मेरे हाथों मारा गया, लेकिन उसके प्यादे अभी भी जिंदा हैं और मैं यहाँ उन्हें रोकने आया हूँ, और मैं उन्हें मार कर ही जाऊंगा। झांसी के किले के अंधेरे कॉरिडोर में एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी लड़ाई जहां एक तरफ थी रानी लक्ष्मीबाई, एक मां, एक योद्धा, और दूसरी तरफ था ड्रैकुला, जो अब पूरी तरह से अपनी हैवानियत के हाथों मजबूर हो चुका था। उसका दिमाग खून की प्यास में डूबा हुआ था और उसकी आंखें सिर्फ शिकार ढूंढ रही थी। ब्लड, आई नीड योर ब्लड। तुम जो भी हो, प्रोफेसर व्लाद या कोई शैतान, अगर तुम्हें मेरा खून चाहिए तो आगे बढ़ो और ले लो। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार संभाली और ड्रैकुला के हर वार को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो कोई साधारण योद्धा नहीं थी, उसके हर दांव में झांसी की आग थी और हर तलवार के वार में एक मां का जुनून। उधर ड्रैकुला भूख के कारण उतना तेज मूव नहीं कर पा रहा था जितना वो करता था, मगर उसकी हर दहाड़ के साथ उसके अंदर बची खुची इंसानियत का आखिरी टुकड़ा भी टूट रहा था। तुम्हारी ये प्यास, ये शैतानी ताकत आज झांसी के लोहे का स्वाद चखेगी। ड्रैकुला रानी की तरफ बढ़ा, लेकिन रानी मौका देखकर दामोदर राव के कमरे के बगल वाले एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में घुस गई। ड्रैकुला उनके पीछे पीछे भागा और यही रानी चाहती थी। रानी ने कमरे में रखा एक भारी बख्तरबंद ड्रैकुला के ऊपर धकेल दिया। ड्रैकुला अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाया। काफी देर से भूखे होने के कारण उसके रिफ्लेक्सेस भी स्लो होने लगे थे और वो उस बख्तरबंद के नीचे दब गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I will kill you. लेकिन ड्रैकुला अभी इतना भी कमजोर नहीं हुआ था। उसने उस बख्तरबंद को उठाया और रानी की तरफ फेंक दिया। रानी ने एक तरफ कूदकर अपने आप को बचाया। उसकी ताकत देखकर रानी लक्ष्मीबाई हैरान थी, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो जानती थी कि ड्रैकुला की ताकत उनसे ज्यादा थी, लेकिन एक मां अपने बच्चे के लिए कितनी भी बड़ी ताकत से भिड़ने की हिम्मत रखती है। रानी ने कमरे के दूसरे हिस्से की तरफ दौड़ लगा दी। ड्रैकुला अब तक संभल चुका था और वो भी उनके पीछे भागा। ड्रैकुला का हाल इस समय किसी भूख से पागल जानवर जैसा हो चुका था, लेकिन वही भूख उसकी स्पीड को कम कर रही थी। इसलिए रानी को मौका मिल गया। उस हॉलनुमा कमरे में रखा
तीर कमान उठाने का। I want your blood. तेरी ये ख्वाहिश अभी पूरी नहीं होगी। रानी लक्ष्मीबाई ने ड्रैकुला की तरफ एक तीर चलाया, लेकिन ड्रैकुला इतना भी कमजोर नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ से अपनी तरफ आते हुए तीर को लपक लिया। You missed. ड्रैकुला ने तीर को वापस रानी की तरफ जोर से फेंका। रानी ने ड्रैकुला के फेंके तीर से बचते हुए ताबड़तोड़ कई तीर चलाए और इस बार सब निशाने पर लगे। एक तीर ड्रैकुला के पैर में लगा, वहीं एक उसके घुटने में और 2 तीर उसके फेफड़ों को चीर गए। अब ये उठ नहीं पाएगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अभी ड्रैकुला की ताकत से परिचित नहीं थी। उसने अपने जिस्म में लगे एक एक तीर को निकालकर इधर उधर फेंक दिया। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ड्रैकुला के घाव भर रहे थे। ये प्रोफेसर आखिर क्या बला है? ये तो बिल्कुल उन शैडो सोल्जर्स की तरह है। ये भी मर नहीं सकता। तो फिर एक ही रास्ता बचा है। रानी ने अपने चारों तरफ देखा और अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। ये उन सोल्जर्स से ज्यादा तेज है। मेरे पास बस एक ही मौका है। दौड़ते दौड़ते रानी ने 2 तीर चलाए और फिर कुछ कदम आगे जाकर रानी रुक गई। वो ड्रैकुला की तरफ पलटी और ये देखकर ड्रैकुला एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि आज तक उसके किसी शिकार ने ऐसा नहीं किया था। Blood. रानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने अपने पास लगी मशाल को उठाया और ड्रैकुला की तरफ उछाल दिया। ड्रैकुला को एहसास ही नहीं हुआ कि वो तेल के ऊपर खड़ा था। असल में रानी ने दौड़ते हुए वहां रखे तेल के 2 घड़े तीर से फोड़ दिए थे। ड्रैकुला उनका पीछा करता हुआ उसी बिखरे हुए तेल के ऊपर आकर रुका और भूख से परेशान ड्रैकुला की नाक खून के अलावा कुछ सूंघ ही नहीं पाई। ड्रैकुला का जिस्म आग की लपटों से घिर चुका था। वो और भी ज्यादा कमजोर पड़ रहा था। और कुछ ही पलों में ड्रैकुला का जिस्म राख हो चुका था। चलो, ये किस्सा तो खत्म हुआ, पर मुझे दुख है कि मुझे प्रोफेसर व्लाद की जान लेनी पड़ी। अगर कोई और रास्ता होता तो मैं जरूर कोशिश करती। हाँ, ये क्या? कैसे? रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में दुनिया भर की हैरानी दिख रही थी। उनके सामने बिखरा राख का ढेर आकार ले रहा था। जली हुई हड्डियां एक दूसरे से जुड़ रही थी और हड्डियों के ऊपर मांस की परत चढ़ रही थी। ये तो राख से जिंदा हो रहा है। ठीक है भाई, माना कि ये मर नहीं सकता, लेकिन मैं इसे बार बार मारूंगी। मैं अपने दामोदर को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। रानी ने धनुष को कसकर पकड़ लिया और उसकी प्रत्यंचा पर एक साथ 2 तीर चढ़ाने लगी। उधर ड्रैकुला वापस आ चुका था और अब उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा था। लेकिन इससे पहले कि ड्रैकुला आगे बढ़ता, एक आवाज ने उसके कदम रोक लिए। रुक जाओ व्लाद! झांसी के अंधेरे से दूर कंकाल धाम के खंडरों में ओमकार और बिजली अभी भी उसके रहस्य को समझने की कोशिश में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन कुछ देर पहले ओमकार को एक बिल्ली दिखने के कारण दोनों के कदम रुक चुके थे, क्योंकि काली बिल्ली का दिखना उन दोनों के लिए एक सवाल बन चुका था। बिजली, देखो वो बिल्ली उधर उस खंडर के कोने में। हाँ, ये तो सच में है। पर ओमकार, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये जगह, ये कंकाल धाम, यहाँ सदियों से कोई नहीं आया। तो फिर ये बिल्ली कहाँ से आई? बिल्ली की उस आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मशाल की रोशनी में उसकी आंखें चारों तरफ देख रही थी, जैसे वो किसी अनजाने खतरे की तलाश में हो। बिजली बहुत ध्यान से उस बिल्ली को देख रही थी। ओमकार, ये बिल्ली शायद हमसे कुछ कहना चाहती है। शायद हमें कहीं ले जाना चाहती है। चलो देखते हैं ये बिल्ली हमें कहाँ ले जाती है। शायद ये हमें उस मंजिल तक पहुंचा दे जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। दोनों धीरे धीरे बिल्ली के पीछे चले। बिल्ली की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वो एक टूटी हुई दीवार के पास रुकी। वो देखो, वो वहाँ रुक गई। लगता है वहाँ कुछ है। वहाँ जमीन पर एक पुराना लोहे का ट्रैप डोर था। ओमकार और बिजली ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ओमकार ने ट्रैप डोर को खोलने का फैसला किया। ओमकार,
इसके नीचे क्या होगा? पता नहीं, लेकिन जो भी होगा हम मिलकर देख लेंगे। ट्रैप डोर के नीचे एक अंधेरी सीढ़ी थी जो एक बड़े हॉल की तरफ जा रही थी। दोनों मशाल के सहारे नीचे उतरे और जैसे ही उनके पैर हॉल की जमीन पर पड़े, उनकी आंखें चमक उठी। ये हॉल पूरा आईनों से भरा हुआ था। दीवारों पर, छत पर और जमीन पर भी हर आईना एक दूसरे के रिफ्लेक्शन को बार बार दोहरा रहा था, जिससे पूरा हॉल एक भूल भुलैया सा लग रहा था। ये क्या जगह है? ध्यान से बिजली, ये आईने, इनमें कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है ये कोई जाल है। तभी आईनों के बीच से एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई उनके कान में कुछ कह रहा हो। बिजली ने मशाल को ऊपर उठाया और एक आईने में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल उस जैसा नहीं था। आईने में उसकी तस्वीर मुस्कुराई, जबकि बिजली का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। ओमकार, ये जगह आखिर क्या है? ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। रुको बिजली, इन आईनों पर भरोसा मत करो, ये झूठ बोलते हैं। ये आईने किसी तरह की परीक्षा या पहेली भी हो सकते हैं। इसे सुलझाए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओमकार और बिजली आईनों की उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता देख रहे थे, इस बात से अनजान कि ये काम उनके ज्ञान की कठिन परीक्षा लेने वाला था।